सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है, आपसे जुड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आज आपको दिखाऊंगी अजय पाल ऑब्जर्वर या एजेंट। ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एक ऐसे अफसर की तैनाती की जिस पर विपक्ष हमलावर है और वो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात हुए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता उन्हें सरकार का एजेंट बता रहे हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में क्यों आईपीएस अजय पाल पर बवाल है, आज इसकी बात करूंगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फुटबॉल और बंगाल में गोल। मोदी फुटबॉल तो सिक्किम में खेल रहे थे, लेकिन गोल बंगाल में दाग दिया है। आखिर पश्चिम बंगाल में कल वोटिंग होनी है, आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। इस फुटबॉल का बंगाल की उस आखिरी चरण वोटिंग से क्या कनेक्शन है, आज आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि क्या हॉर्मुज में चल रहा युद्ध अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। क्या युद्ध को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच अब कोई बातचीत नहीं बची है, आज इसकी बात करूंगी। और इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी कि लालू के लाल तेज प्रताप की क्या पर्ची खोलेंगे बाबा बागेश्वर। आखिर तेज प्रताप जो बाबा बागेश्वर पे हमलावर थे, कैसे बागेश्वर के पास जाकर अपनी पर्ची खुलवाने के लिए बेकरार है, आज ये खबर भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करूंगी बंगाल और बंगाल में प्रधानमंत्री के सियासी गोल की। इस चुनाव फिर से खेला होबे। पीएम की फुटबॉल, साधा बंगाल। ममता ने किया पलटवार। किसकी जीत किसकी हार। तो आज सबसे पहले आपको बताने वाली हूं कि चुनाव पश्चिम बंगाल में है, लेकिन गोल सिक्किम से प्रधानमंत्री ने दाग दिया है। आपको तस्वीरें दिखाती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो सिक्किम से आई। प्रधानमंत्री सिक्किम पहुंचे और वहां उन्होंने युवा खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेली। फुटबॉल खेलते हुए, गोल दागते हुए प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें सामने आई, वो पूरा देश देख रहा था। और चर्चा ये हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने क्या यहां से सीधे बंगाल की सत्ता पर गोल दागा। ये है आपकी ताकत, आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे। तो आपने देखा पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल खेलते खेलते किस तरह से वो हाई फाइव कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वहां से संदेश जो दिया वो भी जरा सुन लीजिए। खेलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती, मैचेज होनी चाहिए, तब जाकर के सीखते जुनून पैदा होता है। हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। वो मालूम है ना, भारत ओलंपिक के लिए प्रयास कर रहा है, तो तब तक आप खिलाड़ी पक्के बन जाएंगे। तो आपको बताती हूं कि कैसे सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुटबॉल खेलने पहुंचे थे, लेकिन गोल बंगाल में लगा रहे थे। पीएम गैंगटॉक में खिलाड़ियों से कोच की तरफ मिले, कोच के ही स्टाइल में खिलाड़ियों से उन्होंने हाथ टकराए। प्रधानमंत्री ने बच्चों को लीडरशिप के गुर भी बताए। सियासी एक्सपर्ट्स इसे बंगाल चुनाव से जोड़ रहे हैं। बंगाल के लोगों का फुटबॉल से बहुत पुराना रिश्ता है। फुटबॉल बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा भी है। अब बंगाल ने फुटबॉल के कई नामचीन खिलाड़ी दिए हैं। मोहन बागान की टीम बंगाल से आती है। अब फुटबॉल गेम नहीं, पश्चिम बंगाल में दिल की धड़कन है। ममता ने 2021 में खेला होबे का जो नारा दिया था, ममता ने इसके लिए फुटबॉल को ही प्रतीक बनाया था। अब मैच टीएमसी के नैरेटिव का एक तरह से जवाब भी माना जा रहा है। बच्चों के बीच पहुंचकर एक ग्राउंडेड नेता का भी संदेश प्रधानमंत्री ने दिया और इस वीडियो से यह भी दिखा दिया कि वो तनाव में नहीं है,
यानी चुनावी हाल वैसा ही होगा जैसा कि वो चाह रहे हैं। तो क्या ये भी बताने की कोशिश प्रधानमंत्री ने आज की है। अब मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री सिक्किम में फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने पिछली बार कैसे फुटबॉल खेली थी, पिछली बार चुनाव में उन्होंने इसी फुटबॉल से संदेश दिया था, इसी फुटबॉल से उन्होंने कहा था खेला उबे। ये तस्वीरें आपको याद है ममता बनर्जी की। और इसीलिए अब चर्चा ये हो रही है कि पश्चिम बंगाल में कौन गोल करने वाला है, किसका सियासी गोल होगा और कौन मैच जीतेगा। तो कल पश्चिम बंगाल में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग सरकार बनाने में निर्णायक होगी। अब दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोट होंगे। टीएमसी का जो वर्चस्व रहा 2021 की अगर मैं बात करूं तो टीएमसी ने 142 में से 123 सीटें यहां पर जीती थी। 2021 में 117 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। अब उसे करना क्या है, इन्हीं सीटों पर उसे दूसरे से पहले नंबर पर आना है। 2021 में बीजेपी सिर्फ 18 सीटें जीत पाई थी। अब हर हाल में यह सीन बीजेपी को बदलना होगा। इसके लिए बीजेपी को 105 सीटें और जीतनी होंगी। बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का भरोसा है और बीजेपी को लग रहा है कि उसके हिंदू वोटर बढ़ सकते हैं। टीएमसी को 30% मुस्लिम वोटरों के साथ की उम्मीद है। तो दोनों ही गोल करना चाहते हैं, लेकिन गोल किसका होगा और कौन मैच जीतेगा, पश्चिम बंगाल में इसी का इंतजार वोटर भी कर रहा है और देश की जनता भी कर रही है। इसी के साथ आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ सियासी गोल की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक अधिकारी पर बवाल मचा हुआ है। आईपीएस अजय पाल शर्मा पर पश्चिम बंगाल में बवाल क्यों है, सबसे पहले बात इसकी करने वाली, क्योंकि आईपीएस अजय पाल शर्मा की तस्वीरें कल भी मैंने आपको दिखाई थी। उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनकी ये तस्वीर सामने आई चुनाव से, और वो कैसे उन्हें चुनाव आयोग ने बतौर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, लेकिन विपक्ष ने उन पर हल्ला बोल दिया है। अब उनकी तस्वीर पहले आपको सुनवाती हूं, कैसे वो जगह जगह जाकर सीधे आदेश भी जारी कर रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया पर नजर भी रख रहे हैं। अंकल ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से देते हैं बस, और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ है? इसी में रहता है? घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो बन रहा है। तो ये आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा इससे पहले टीएमसी के नेता जहांगीर को चुनौती दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल है और हो सकता है कि आपने ये वीडियो देखा भी हो। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब आपको बता देती हूं कि ये आईपीएस अजय पाल शर्मा कौन है जिन्हें लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अफसर है। यूपी काडर के प्रयागराज में जॉइंट सीपी है। अलग और धाकड़ पहचान वाले आईपीएस अफसर हैं। अब कई इनामी बदमाशों का इन्होंने एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर्स को लेकर विवाद में भी रह चुके हैं। क्राइम पर इनकी जीरो टॉलरेंस के चलते पहचान भी बनी। ये भी आपको बताऊं कि 63 पुलिस वालों पर करप्शन का केस भी किया गया है इनके द्वारा। 2025 में डीआईजी पद पर ये प्रमोट हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक इन्हें बनाया है। अब बंगाल में तैनाती से टीएमसी, कांग्रेस बहुत नाराज है। हिंसा के बाद योगी ने कानपुर इन्हें भेजा था और योगी के सिंघम के तौर पर इनकी पहचान है। ये आगे आपको दिखाऊंगी कि कौन इन्हें सिंघम कह रहा है, वो बयान भी आपको सुनवाऊंगी। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि ये जब पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं तो आपको तस्वीर जरा दिखा देती हूं कि कैसे इनके विरोध में टीएमसी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। ये देखिए साउथ 24 परगना, जहां इनकी चुनावी ड्यूटी लगाई गई है। आप देखिए दूर तक आपको नजर आएगा टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं
वो सड़क पर उतरे, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताती हूं, अजय पाल शर्मा को लेकर टीएमसी विरोध कर रही है, लेकिन जरा सुनिए टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे इनके खिलाफ विरोध भी जताया और सीधे सीधे इन्हें धमकी भी दे दी। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। अब आपको एक बड़ी खबर बता देती हूं, क्योंकि मैं आपको अजय पाल शर्मा के बारे में बता रही हूं। आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ शिकायत भी हो गई है। पश्चिम बंगाल के फालता में यह शिकायत दर्ज हुई है। महिला के घर में जबरन घुसने का आरोप है। एक महिला की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। अब देख लीजिए, यही आरोप अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं रिजू दत्ता, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने ये आरोप लगाए थे कल टीएमसी की तरफ से। अब ये शिकायत दर्ज हो गई है पश्चिम बंगाल में आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ। अब आपको ये बताऊं कि जो तस्वीर आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं, एक तरफ आप अजय पाल शर्मा को देख रहे हैं, दूसरी तरफ जहांगीर खान को देख रहे हैं, जो कि टीएमसी के नेता है और इन्हीं को धमकी देते नजर आ रहे थे अजय पाल। अब ये सीधे सीधे मीडिया में कह रहे हैं कि अगर अजय पाल सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। ये जहांगीर का बयान है। अब जहांगीर नाम के अपने जिस नेता को बचाने के लिए टीएमसी के नेताओं ने अजय पाल शर्मा पर केस दर्ज कराया है, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। वो जहांगीर खान अजय पाल शर्मा को धमकी देते नजर आते हैं। वही कह रहे हैं कि ये सिंघम तो मैं पुष्पा हूं और मैं फायर हूं। सुनिए जरा। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, सीआरपीएफ हवाई उड़े जाए। अब आपको यह भी बताती हूं कि जहांगीर खान को आपने सुना है। ये कौन है जहांगीर खान? क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे धमकी अजय पाल शर्मा को दी है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के बड़े नेताओं में ये शामिल है। अभिषेक बैनर्जी के करीबियों में शामिल है जहांगीर। दक्षिण 24 परगना में जहांगीर का सिक्का चलता है, ऐसा कहा जाता है। फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार भी हैं। अब जहांगीर पर चुनाव में बाहुबल इस्तेमाल करने का आरोप पहली बार नहीं लगता है, लगातार लगता रहा है। सियासी विरोधियों को धमकी देने का भी आरोप इन पर लगता है। फाल्टा इलाके में प्रचार करना मुश्किल हो गया है, ये बीजेपी कहती है। अब जहांगीर टीएमसी के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भी। दक्षिण 24 परगना जिला परिषद में 2 विभाग का जिम्मा है। अब आपको यह बताऊं कि विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के पर्यवेक्षक मेथिया बुरुज सीट पर भी पार्टी ने पर्यवेक्षक इन्हें बनाया है। पंचायत चुनाव से शुरू हुआ जहांगीर का सियासी सफर और 2014 चुनाव के बाद टीएमसी में इनका कद लगातार बढ़ता चला गया।
अब टीएमसी ने जहांगीर को फाल्टा यूथ यूनिट अध्यक्ष बनाया और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी से इनके करीबी के चलते पार्टी में इनकी ताकत बढ़ी। ममता बनर्जी ने जहांगीर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दे रखी है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा बड़ी हस्तियों को दी जाती है, लेकिन ममता बनर्जी ने इन्हें दे रखी है। विरोध होने पर जहांगीर खान की सुरक्षा इसके बाद हटा ली गई, ये भी आपको बता दूं। तो आप सोचिए कि जहांगीर खान को लेकर इतना हंगामा हो रहा है और जहांगीर खान के ऊपर किस तरह से सियासी हंगामा है, जरा बयानों में भी सुन लीजिए। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। देखिए, अजयपाल शर्मा जी का कनेक्शन मां भारती से जुड़ा हुआ है। अजयपाल शर्मा एक राष्ट्रभक्त पुलिस अधिकारी हैं और उनका कनेक्शन भारत माता से जुड़ा हुआ है, भारत की भूमि से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उनका कनेक्शन बाबर से जुड़ा हुआ है। तो जिनके कनेक्शन बाबर से जुड़े हैं उनको ये बुरा लगता है। तो आपको मैंने बताया कि कैसे इस पूरे मामले में सियासत गर्म हो चुकी है और योगी के अफसर पर जो हंगामा और बवाल है वो यूपी तक पहुंच गया है। योगी के अफसर पर अखिलेश यादव भड़क गए। आईपीएस अजयपाल शर्मा को बंगाल भेजने का विरोध किया और नाम लिए बिना अजयपाल को बीजेपी का एजेंट कहा है। बीजेपी ने रामपुर संभल में इन्हें परखा और एजेंट बंगाल भेज दिया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अपना एजेंट भेजकर बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है। बंगाल में दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट्स की सही समय पर जांच होनी चाहिए, बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम ना इन्हें भागने देंगे और ना अंडरग्राउंड होने देंगे, खोद कर लाएंगे और सजा भी दिलवाएंगे। तो इन अफसर को अभी से सजा दिलवाने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के अपराधी बख्शे भी नहीं जाएंगे। जीरो टॉलरेंस ऐसे अफसरों के लिए भी होनी चाहिए। यानी योगी के जीरो टॉलरेंस को उन्होंने सीधे अफसरों से जोड़ दिया और कहा कि इन पर जीरो टॉलरेंस हो, ऐसे अफसरों पर अंकुश लगाया जाए। अब विपक्ष पूछ रहा है कि अजयपाल शर्मा को बंगाल क्यों भेजा गया। तो ये याद रखना होगा कि बंगाल का चुनावी इतिहास खून में रंगा हुआ है। इस बार पहले चरण का चुनाव तो करीब शांति से गुजरा, लेकिन दूसरे चरण से पहले हिंसा शुरू हुई। ये सब तस्वीरें आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में ही देखी हैं, जहां कहीं कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं तो कहीं पर नेताओं पर हमला हुए हैं, गाड़ियां तोड़ने की कोशिश की गई। आपको याद है पिछले चुनाव में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं में कैसी भिड़ंत हुई थी, कैसे बीजेपी के नेता को, शुवेंदु सरकार को दौड़ाया गया था। ये सब तस्वीरें आपने चुनाव में देखी। तो इसीलिए ये तैनाती क्यों हुई है वो भी आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ के ये अफसर इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि ये यूपी से हैं। अब इनको क्यों बंगाल भेजा है जरा ये भी समझिए। इलेक्शन कमीशन चुनाव में अफसर को दूसरे राज्य भेज सकता है। आरपी एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन को इसका अधिकार है। इलेक्शन कमीशन किसी भी आईपीएस ऑफिसर को पुलिस ऑब्जर्वर बना सकता है। चुनाव आयोग से सेंट्रल पूल से, यानी कि एक केंद्रीय एक पूल होता है, उससे चुनता है ऑब्जर्वर। संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन के पास इसका अधिकार है। अनुभवी अफसर ही पुलिस ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं। चुनाव आयोग अधिकारियों का डेटाबेस रखता है। इलेक्शन कमीशन केंद्र और राज्य से अफसरों के नाम मांगता है। अफसरों को ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर चुना जाता है। इलेक्शन कमीशन आमतौर पर दूसरे राज्यों से ही ऑब्जर्वर चुनता है। यानी ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का अधिकारी। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि बाहरी ऑब्जर्वर पर सियासी दबाव डालना मुश्किल होगा, ऐसी एक सोच है। इससे निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद मिलती है। ऑब्जर्वर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन की आंख कान बनकर काम करते हैं ये ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं। सख्त छवि वाले अफसर बनाए जाते रहे ऑब्जर्वर्स, और आईपीएस अजयपाल शर्मा नियमों के तहत ही बंगाल भेजे गए हैं। अब इस पर चाहे कितना भी हंगामा हो, लेकिन अजयपाल शर्मा को पश्चिम बंगाल इसीलिए भेजा गया
क्योंकि यहां पर चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। और आज मैं बोल कर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 7 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की इस बात का मतलब क्या है? अगले 60 दिन तक सीआरपीएफ बंगाल से नहीं हिलेगी। सीआरपीएफ यही रहने वाली है। अमित शाह का यह मैसेज किसके लिए था? बंगाल की धरती पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण की चुनावी अग्नि परीक्षा है, लेकिन चुनावी हिंसा के लिए बदनाम बंगाल के हालात बता रहे हैं कि इस बार गड़बड़ी फैलाने वालों के साथ बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि उनकी घेराबंदी का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। अमित शाह गुंडों को इतिहास का हिस्सा बनाने की बात पहले ही कह चुके हैं। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई। 7 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। शाह का ये भरोसा हवा हवाई नहीं है। इसके पीछे चुनाव आयोग का मास्टर प्लान, जिसने उपद्रवियों की नींद उड़ा दी। चुनाव आयोग ने यूपी काडर के सबसे सख्त आईपीएस अधिकारियों में शुमार अजय पाल शर्मा को बंगाल में उतार दिया। बंगाल के चुनावी इतिहास के पन्ने खून में रंगे। लेफ्ट के 34 साल और ममता के 15 साल के शासन में भी कुछ नहीं बदला। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है। 2010 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई। 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 लोगों की हत्या कर दी गई। 2021 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भी राज्य के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई थी, लेकिन इस बार चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्सेस का पहरा है। बंगाल की गलियों में बूटों की आवाज गूंज रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने 60 दिन का अल्टीमेटम देकर बता दिया कि शांति भंग करने वालों का सामना कड़ा किलाब से होगा, ताकि सत्ता वोट से तय हो, डंडों और गोलियों से नहीं। और चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा हुई तो गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। और दूसरे चरण के चुनाव से पहले सब सवाल यही पूछ रहे हैं कि पहले चरण में 93% वोटिंग, दूसरे चरण में क्या होगा, तो लोग क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनिए। तो मोदी और ममता कौन आ रहा है? देखिए, बांग्ला में तो ममता भी है, मोदी भी है, लेकिन बांग्ला में मानुष का राय ममता पे जाएगा। अभी तो जो चल रहा है शायद का कोई चांस कम ही है, मोदी का ही चांस ज़्यादा है। मेरा मतलब से 180 से 191 सीट लेकर पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का सरकार गठन होगा। सब चाह रहा है कि थोड़ा चेंजिंग जरूरत है, इसलिए सब घर से बाहर हुआ और इतना वोटिंग किया ताकि जो है थोड़ा सा चेंजिंग आदमी को लगे। इस बार मोदी जी हैं तो मोदी को लाइक करने वाला वर्ल्ड फेमस आदमी है, इंटरनेशनल आदमी, तो उनको थोड़ा सा सब मानते हैं, माने अच्छा लगता है, और इसलिए उसमें उनमें थोड़ा सा जाते हैं, उनका सभा में और उनका थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करते हैं। मोदी इधर नहीं करेगा, मोदी इधर नहीं करेगा। और अब बात करती हूँ लालू के लाल की, तेज प्रताप की, जिन्हें अब अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता होने लगी और इसी वजह से वो बाबा बागेश्वर की शरण में पहुंच गए। उनसे पर्ची खुलवाना चाहते हैं, अपना इतिहास तो वो पूछ ही चुके हैं, अब अपना भविष्य देखना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर से फोन पर उन्होंने बात की। अब ये तस्वीर आई तो ये वो चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने बाबा बागेश्वर को फोन मिला दिया और पूछा कि बाबा मेरा राजनीतिक भविष्य बता दीजिए। अब आपको इसका अगर इतिहास याद नहीं है कि कैसे बाबा बागेश्वर का विरोध किया था, तो वो भी आपको याद दिलाऊंगी, लेकिन पहले ये जरा सुनिए कि किस तरह से बाबा बागेश्वर को फोन मिलाया तेज प्रताप यादव। राजनीतिक देख लीजिएगा, राजनीतिक बिल्कुल पक्का। हम और आप बैठेंगे जब आप यहाँ आएंगे। जी जी, 1-2 मिनट आपके साथ बैठूंगा। जी जी, साथ में बैठेंगे जी। हाँ, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा, राजनीतिक बिल्कुल पक्का। हम और आप बैठेंगे जब आप यहाँ आएंगे। जी जी, 1-2 मिनट आपके साथ बैठूंगा। जी जी, तो अब तो बाबा बागेश्वर की शरण में पहुंच गए तेज प्रताप, लेकिन पहले बाबा बागेश्वर को लेकर तेज प्रताप के तेवर कितने तीखे थे और वो भी आपको दिखाऊं और ये भी बताऊं कि हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये देखिए।
कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? कोई बाबा आवा टाबा को हम नहीं जानते। बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। देशद्रोही है, कैसे? देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हाँ, कैसे? मुसलमान को लड़वा रहा है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। इसी को समय और सियासत कहते हैं। लालू के जो बेटे पहले बाबा बागेश्वर के खिलाफ विरोध की कव्वाली कर रहे थे, अब वो उन्हीं से अपना राजनीतिक भविष्य जानना चाह रहे हैं। तो मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा, राजनीतिक। ताजा वीडियो के हिसाब से तो तेज प्रताप बाबा मय हो गए, क्योंकि शायद अब उन्हें अपने राजनीतिक करियर का भय है। लेकिन यही तेज प्रताप साल 2023 में बाबा बागेश्वर को बिहार आने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पर लाठी लेकर मुस्तैद थे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। साल 2023 में तेज प्रताप बिहार सरकार में मंत्री थे और पटना में 13 से 17 मई तक बाबा बागेश्वर की कथा थी। इसी को लेकर जब सियासी माहौल गरमाया था तो तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर पर बिहारियों को गाली देने का आरोप लगाया था। जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं कि बागेश्वर बाबा तो हमसे माफी मांग रहा है। हाँ, बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। मुसलमान को लड़वा रहा है वो। बाबा बागेश्वर की कथा खत्म होने के बाद भी तेज प्रताप के हमले रुके नहीं थे। कई मौकों पर तेज प्रताप ने नाम लिए बिना बाबा बागेश्वर पर हमला बोल दिया था। तेज प्रताप दावा ये कर रहे थे कि बहुत बाबा आए लेकिन उनसे बड़ा बाबा कोई नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये भी देखिए कि इतना बाबा है लेकिन हम बहुत बड़े बाबा हैं। हम बाबा हैं कि जमीन से लेके अब 50 तक नाप देंगे। अगर हमारे सामने कोई बाबा अगर खड़ा हो गया तो उसको हम बताएंगे सबक। कौन है बाबा? तेज प्रताप के ये बयान बहुत पुराने भी नहीं, लेकिन समय के साथ साथ हालात ऐसे बदले कि तेज प्रताप के लिए जो बाबा देशद्रोही थे, जिन पर हिंदू मुसलमान को लड़वाने का आरोप लगाया था, जिनको तेज प्रताप पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, अब उन्हीं से अपने भविष्य की पर्ची खुलवाना चाहते हैं, इस आस में कि उनका राजनीतिक भविष्य सुधर जाए। जी जी, साथ में बैठेंगे जी। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताऊं कि भारतीय एजेंसियों ने दाऊद के करीबी पर शिकंजा कसा है। सलीम डोला को गिरफ्तार कर तुर्की से भारत लाया गया है। तुर्की से भारत लाया गया दाऊद का करीबी सलीम डोला। ये तस्वीरें देखिए, एनसीबी के जो अफसर हैं वो उन्हें कैसे पकड़कर उसे ला रहे हैं। तुर्की से भारत लाया गया है और ये कितनी बड़ी कामयाबी है ये भी आपको बताऊं, क्योंकि डोला को इस्तांबुल में वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा और दुबई तुर्की में छिपकर ड्रग्स पहुंचाने का एक सिंडिकेट चला रहा था। डोला के तार सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। भारत में सलीम डोला पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। अब आपको बताती हूँ, तुर्की से भारत लाया गया दाऊद का ये करीबी। अब इस पर कैसे इस्तांबुल में वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे पकड़ा, ये मैंने आपको बताया ही। डोला के तार सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। डोला पर यहां पर इनाम था, लेकिन डोला के खिलाफ एजेंसियों ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इसे पकड़ा और बड़ा ऑपरेशन चलाने के बाद भारत लाने का रास्ता साफ हुआ। अब खुफिया एजेंसियां दिल्ली में उससे पूछताछ कर रही हैं। बाद में मुंबई पुलिस या एनसीबी को सौंप दिया जाएगा। इस गिरफ्तारी पर अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि नशीले पदार्थों के गिरोह के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। एनसीबी ने आज कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। ड्रग कंट्रोल को बेरहमी से कुचलने के मिशन के तहत नशीली दवाओं के खिलाफ हमारी एजेंसियों ने वैश्विक एजेंसियों के एक मजबूत नेटवर्क के जरिए सीमाओं के पार अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो गृह मंत्री का यह पोस्ट बताता है कि भारतीय एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी थी।
अब आपको ये बताऊं कि 5,000 करोड़ का ये ड्रग सिंडिकेट है। भारत में ड्रग सप्लाई का एक बड़ा नेटवर्क चलाता था डोला। ग्लोबल सिंडिकेट सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क में एक बड़ा नाम माना जाता था डोला। डोला के सिंडिकेट का 5,000 करोड़ का काला कारोबार भारत, दुबई और अन्य देशों तक ये फैला हुआ है। इसका नेटवर्क भारत के कई हिस्सों में डोला की अवैध ड्रग फैक्ट्रियां थी। पूरे रैकेट के तार दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़े हुए हैं। सलीम डोला पहले मुंबई के डोंगरी इलाके में सक्रिय था, बाद में दुबई शिफ्ट हुआ और वहीं से ड्रग नेटवर्क ऑपरेट किया करता था। कुछ समय से पूरे नेटवर्क पर भारतीय एजेंसियों की नजर भी थी। 2025 में करीबी मोहम्मद सुहेल शेख का दुबई से पकड़ा गया था और नवंबर 2025 में बेटे ताहिर डोला को भी गिरफ्तार किया था। बेटे समेत परिवार के 4 सदस्यों को दुबई से भारत लाया गया है। तो ये 5,000 करोड़ का ड्रग सिंडिकेट कैसे ठप किया एजेंसियों ने, ये आज की बहुत बड़ी खबर। और अब आपको बताती हूं कि कैसे एक जंग ऐसी है जो खत्म नहीं हो रही है और इसीलिए अब एक कदम आगे बढ़कर हॉर्मुज द न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? ये मैं क्यों कह रही हूं? आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहती हूं क्योंकि ईरान ने जिस तरह से पूरा एक परमाणु हमले की बात कह दी है। अब ये परमाणु क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर आप देखेंगे मेरे पीछे, ये हॉर्मुज की तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देखिए पीछे दूर तक आपको जहाज नजर आएंगे। तो हॉर्मुज में कैसे एक एक करके जहाज आपको गिनते चले जाइए और वहां आपको नजर आएंगे। क्या ये हॉर्मुज ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन से भी घातक बन गया है? ये मैं नहीं कह रही, ये अमेरिका कह रहा है और अमेरिका सीधे सीधे हॉर्मुज को लेकर न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहा है। हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई। अब अमेरिका ने हॉर्मुज को एक आर्थिक परमाणु हथियार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं है। तेल मार्गों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप ईरान पर लगाते हुए कहा कि दुनिया पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज का इस्तेमाल हो रहा है और हॉर्मुज की घेराबंदी पर ईरान का दो टूक जवाब भी आया है। घेराबंदी के लिए अमेरिका और उसके साथी जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रतिनिधि का बयान आया, ईरान लॉ ऑफ द सी से बंधा नहीं है, किसी भी बाधा की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। तो आप देखिए कि अमेरिका में मार्को रूबियो सीधे सीधे हॉर्मुज को न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। आपको सुनवाती हूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कैसे हॉर्मुज की तुलना न्यूक्लियर वेपन से कर दी। अब जब अमेरिका ये कह रहा है कि हॉर्मुज को परमाणु हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ईरान, तो उसने क्या किया है? उसने अपना परमाणु शक्ति से लैस यूएसएस आइजनहावर हॉर्मुज की तरफ बढ़ा दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमेरिकी युद्धपोत की तस्वीर है जो अब खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। यूएसएस आइजनहावर यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर बना हुआ एक और युद्धपोत जो कि अब खाड़ी देशों की तरफ बढ़ रहा है, चलता फिरता किला है और परमाणु शक्ति से लैस है। आपको इसके बारे में बताऊं उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूं। अब ये तस्वीर देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि ओमान की खाड़ी में पहले से ही तैनात है। मैं आपको एक एक करके उन चारों की तस्वीर दिखाती हूं। चारों युद्धपोत जो कि चलते फिरते किले हैं इस वक्त वहां खाड़ी की तरफ तैनात है। दूसरी तस्वीर दिखाइए, यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है, ये भी आप तस्वीर देख लीजिए। और इसी के साथ यूएसएस एचडब्ल्यू जॉर्ज बुश भी तैनात है खाड़ी देशों की तरफ। अब इसका सीधा मतलब यह है कि 4 युद्धपोत इस वक्त
ईरान की घेराबंदी किए हुए हैं। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर घेराबंदी के लिए रवाना हो गया है। यह आइजनहावर ईरान की घेराबंदी को और ज्यादा बढ़ाएगा। आइजनहावर 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा है। 270 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस पर तैनात हो सकते हैं। 3200 मरीन्स आइजनहावर पर तैनात किए जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इराक युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी तैनाती हुई। क्या फिर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है ट्रंप? क्योंकि कुछ इस तरह के युद्धपोत, चलते फिरते किले, एक नहीं 4 अगर खाड़ी देशों की तरफ तैनात किए गए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसे समझिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको मैं बता देती हूं। जहां तैनाती की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ट्रंप का बड़ा और चौंकाने वाला बयान है। ईरान में संकट, पतन की स्थिति में है देश। नेतृत्व संकट से ईरान बुरी तरह से जूझ रहा है। हॉर्मुज खोलने की अपील की है और ईरान में स्थिति बहुत बुरी है। ईरान में स्थिति को संभालने की हम कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं नेतृत्व संकट से जूझ रहा है ईरान। आपको बता दूं कि आज ही फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि वहां पर कट्टरपंथियों और जो मॉडरेट्स हैं उनके बीच एक लड़ाई चल रही है सत्ता हथियाने को लेकर। अब इस युद्ध को लेकर बातचीत की बात आई, लेकिन बातचीत फिर अटक गई। बात कहां पर फंसी हुई है? परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे, लेकिन ईरान कहता है अगर रोक लगानी है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए ही होगी, हमेशा के लिए नहीं। यूरेनियम का भंडार, इसे भी लेकर बात फंसी है। ईरान के पास मौजूद 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के पास आ जाए। ईरान ने इस मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। हॉर्मुज को खोलना, ईरान कहता है जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी पाबंदी नहीं हटाएगा तब तक वो इस समुद्री रास्ते पर रोक बनाए रखेगा। वहीं अमेरिका कहता है कि जब तक पूरा समझौता नहीं होता पाबंदियां नहीं हटेंगी। वहीं प्रतिबंध, ईरान चाहता है कि उस पर लगी पाबंदियां हटाई जाए और उसके करीब $20 अरब जो कि सीज कर लिए गए वापस किए जाए। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात अभी तक नहीं बन पाई। लेकिन इस बीच ईरान के प्रस्ताव ने भी ट्रंप की टेंशन और बढ़ा दी है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को 2 दिन में दूसरी बार ठुकरा दिया है। 2 दिन में दूसरी बार। अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें नाकाम हुई। ईरान के प्रस्ताव ने वॉशिंगटन में एक हलचल तेज कर दी है। ट्रंप ने 2 दिन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, ये दूसरी बार है जब ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वो मानना नहीं चाहते हैं, वो कह रहे हैं इस पर बात नहीं बन पाएगी। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो प्रस्ताव मानने के पक्ष में नहीं। अब ईरान के नए प्रस्ताव को लेकर रॉयटर्स की रिपोर्ट क्या कहती है? ईरान ने सुझाव दिया था कि पहले हॉर्मुज खोला जाए, अमेरिका ईरान पर लगी अपनी समुद्री नाकेबंदी हटा ले और परमाणु कार्यक्रम समेत बाकी मुद्दों पर बाद में बात हो। रिपोर्ट के मुताबिक कराची ने प्रस्ताव पाकिस्तान को दिया था। 1 दिन पहले ही ट्रंप ने पहला प्रस्ताव खारिज किया। अब ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ध्यान उनका भटकाने की कोशिश की जा रही है। प्रस्ताव को लेकर ट्रंप ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, ये CNN कह रहा है। संकेत दिया है कि परमाणु के बिना कोई समझौता नहीं होने वाला है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे को सुलझाए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। तो ये बात अभी भी अटकी हुई है। ऐसे में क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर कोई नया मसौदा आ पाएगा? सिर्फ उसका इंतजार ही किया जा रहा है। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह से NDTV के एग्जिट पोल।